जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी की साइंस की क्लास में। आज हमारी हरियाणा ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लास नंबर 16 है, जिसके अंदर हम हरियाणा ग्रुप डी के ये एनसीईआरटी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। बेहतरीन सीरीज आपके लिए है, ये ज़बरदस्त सीरीज आपके लिए रहने वाली है। अगर आप डेली इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं, लगभग हमारे 15 दिन इसके अंदर हो चुके हैं, लगभग 15 दिन के अंदर और हमारी ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस महीने के अंदर हमारी ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे 1000 पीवाईक्यू साइंस के। तो हमारी धाकड़ सीरीज हरियाणा ग्रुप डी के लिए, और नीचे ये नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज़ में कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ 230 रुपीज़। सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस के दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी एक ही जगह के ऊपर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज एंड डिकम्पोज देम कन्वर्ट इनटू। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्तकों पर बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने गांव में जो गोबर की मेंद रहती है, यानी कि गोबर जहाँ पे कूड़ा वगैरह वगैरह डालते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जब ज़्यादा यानी कि वहाँ पे इस टाइप की जो है, जैसे हम बचपन में इसको राम की छतरी बोलते थे, तो पौधे जानवरों के उत्तकों पर बढ़ते हैं और उन्हें खालिस्तान के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। किसके अंदर परिवर्तित कर देते हैं? ह्यूमस के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। और ह्यूमस किसको बोलते हैं? देखिए, कुछ जंतु हैं वो टिश्यूज को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के सबस्टांस के अंदर एक कन्वर्ट कर देते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक गतिशील जीवित इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायनेमिक लिविंग एंटाइटी? तो राइट ऑप्शन रहेगा 1। राइट ऑप्शन 1 यानी कि फॉरेस्ट। 1 एक गतिशील जीवन इकाई है। यह अनेक जीव, पौधे, सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें निरंतर ऊर्जा का प्रवाह और पारिस्थितिकी संतुलन इसके अंदर बना रहता है। ठीक है। तो वन जो है जंतुओं के लिए, अलग अलग किस्म के जो वन है उनकी वृद्धि के अंदर, उनके पुनर्जनन के लिए लाभदायक होते हैं। वन में उगने वाले जितने भी पौधे हैं उनके लिए पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की जो आपूर्ति है उनको बनाए रखने के अंदर सहायक होते हैं। तो वन क्या है? इस प्रकार एक डायनेमिक लिविंग एंटाइटी है। ठीक है। नेक्स्ट है एक, यहाँ से आपके अलग चैप्टर की शुरुआत होती है, फसल का उत्पादन और उसका प्रबंध। ठीक है। फसल का उत्पादन और उसका प्रबंध भाई। ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स, मतलब कि आप बोल सकते हैं इसका प्रबंध करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है इसके अंदर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सही बात है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहा जाता है। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही है भाई। हमारा देश कृषि प्रधान देश भी है और हमारे देश की ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको भोजन प्रदान कराने के लिए एक नियमित उत्पादन होता रहना चाहिए, फसल उत्पादन होती रहनी चाहिए। विभिन्न किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसको हम फसल कहते हैं भाई। गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, मूंग, सरसों, चना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सभी के सभी स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। क्रॉप्स सोन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। पैडी, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड कॉटन आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। सही है ये भी। भारत में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा की ऋतु होती है।
जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावित होती हैं। द रेनी सीजन इन द इंडिया जनरली लास्ट फ्रॉम 15 जून टू 15 सितंबर। इट इज व्हेन द साउथ वेस्टली मानसून विंड्स प्रेवेल ओवर द एंटायर कंट्री। यानी कि भारत के अंदर जो है वर्षा कौन से मानसून की वजह से होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून की वजह से होती है, साउथ वेस्टर्ली मानसून की वजह से होती है। और इसकी जो फसल है, खरीफ की जो फसल है, वो सितंबर अक्टूबर के अंदर काट ली जाती है। ये भी सही स्टेटमेंट है भाई इसके अंदर। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट? ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? भाई खरीफ की फसल मैंने आपको बताया वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है। यानी कि लगभग ये भारत के अंदर वर्षा ऋतु का जो वर्ष है वो जून से सितंबर के महीने तक होता है। जून के सितंबर तक महीने तक होता है। धान हो गई, मक्का, बाजरा, मूंग, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, कपास, ठीक है। ये सब किसकी फसलें हैं भाई? खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें इसके अंदर नहीं है, तो खरीफ की फसल इसमें से कौन सी नहीं है? मटर नहीं है। पीज जो है खरीफ की फसल नहीं है। बाकी मूंग हो गई, पिजियन यानी कि तुअर हो गई, मक्का हो गया, धान हो गई, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, कपास हो गई, ये सब खरीफ फसलें हैं। रबी की फसलें भाई शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक ये उगाई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। ऐसी फसलों को रबी फसल कहा जाता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ठीक है, रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? पीज यानी कि मटर नहीं है। इमेज में लगाए भी देख सकते हैं, मोटी मोटी मटर आपको दिखाई दे रही होंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन आपको सही नजर आ रहा है। शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। सही बात है भाई, अक्टूबर से मार्च तक। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल की कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, खेती की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए भाई। ठीक है, आपको इनको अरेंज करना है। जो एग्रीकल्चर के जो स्टेप हैं भाई, हम खेती बाड़ी तो करते हैं, पहले हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं कोई भी फसल लगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो भूमि को तैयार करना, बीज बोना, खाद डालना, सिंचाई, कटाई। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, पहले तो हम भूमि को तैयार करेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी हमें फसल उगानी है। तो पहले नंबर पे तो ये आएगा, भूमि को हम तैयार करेंगे। भूमि के बाद में हम उसमें क्या करेंगे? बीज बो देंगे, ठीक है, बीज बो देंगे, थर्ड आ जाएगा। और उसके बाद में मेरे दोस्तों खाद डालना, यानी कि खाद डालेंगे, दो वाला आ जाएगा। खाद डालने के बाद में उसमें क्या करेंगे भाई? उसकी सिंचाई करेंगे, 1 2 5 आ जाएगा, 1 3 2 5। उसके बाद में कटाई करेंगे, यानी कि फोर्थ आ जाएगा। यही सही हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यही इसने सही अरेंजमेंट में ही लगाया और यही सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? 1 3 2 5 4, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए, फसल उगाने के लिए किसान को बहुत सारी जो है क्रियाएं करनी पड़ती हैं। हल चलाना पड़ता है, खेत को जोतना पड़ता है, नलाई करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेगा, फिर उसके अंदर बुआई करेगा, फिर खाद डालेगा, फिर उसकी सिंचाई करेगा, और फिर अगर एक और पॉइंट दिया हो, उसकी खरपतवार से रक्षा करेगा भाई, उसके अंदर अनचाहे पौधे ना उग जाएं। फिर उसकी कटाई करेगा और फिर उसका क्या कर लेगा? भंडारण कर लेगा, ठीक है, फिर इनको स्टोर कर लेगा। किस जीव को किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है? केंचुए को जाना जाता है, अर्थवर्म को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये जो जीव है किसानों का मित्र है, क्योंकि मिट्टी को क्या करता है? पलटता रहता है, ठीक है, मिट्टी को पलटता रहता है, मिट्टी को पोला करता रहता है, यानी कि हल्का करता रहता है। और क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है, ह्यूमस बनाता है, ठीक है। लेकिन मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है जो पोषक तत्व हैं वो थोड़े ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने की वजह से वो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसे किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी को उल्टना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है? यहाँ पे बोला गया है
कि what is it necessary to turn and loosen the soil for growing crops. Only a few centimeter of the top layer of soil are helpful for the growth of plants. ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। जैसे आपने देखा होगा भाई, आप खेतों के अंदर जुताई करते हैं ट्रैक्टर से या कल्टीवेटर से, जो भी चलाते हैं, यानी कि मिट्टी की क्या करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, हल्का सा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई इनकी ज़्यादा जड़ें तो होती नहीं है जो हम फसल उगाते हैं, तो उनको ऊपर के कुछ सेंटीमीटर हिस्से में ही पौधे की वृद्धि के अंदर जो है कुछ सेंटीमीटर जो मिट्टी है वही आवश्यक होती है, वही उसकी वृद्धि के अंदर सहायक होती है। इसे उल्टने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? पहला और दूसरा, यानी कि दोनों के दोनों, ए ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। भाई दोनों इसलिए ही आवश्यक है ये चीजें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देख रही होगी, पहले आपको मिट्टी ऐसे दिखाई देगी, कम हवा या पानी रहेगी इसके अंदर, लेकिन बाद में जब आप इसके अंदर ट्रैक्टर से भाई ये चलाओगे, एरो वगैरह वगैरह चलाओगे, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, अधिक हवा, पानी और पोषक तत्व आ जाएंगे मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट बताइए, मिट्टी को उल्टने पलटने पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, लूजनिंग एंड मेकिंग द सोइल पोरस इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है? जुताई बोला जाता है, उसको प्लोइंग बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप हल चलाते हैं, ठीक है, लकड़ी लोहे का जो हल बना होता है, अभी तो नहीं चलाते, अभी तो ट्रैक्टर से ही चलाते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी अगर ज़्यादा सूखी है तो उसके अंदर जुताई से पहले क्या दोगे? पानी दोगे, ठीक है। और जुते हुए खेत के अंदर बड़े बड़े डले बन जाते हैं मिट्टी के, तो उनको भी फोड़ने का काम आप करते हो जुताई के माध्यम से, हल के माध्यम से। नेक्स्ट, मिट्टी को यहाँ पे पूछा गया, मिट्टी को उल्टने पोला करने की प्रक्रिया किसका इस्तेमाल अंकुरण अवस्था में पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? मिट्टी को उलटना और पलटने और पोला करने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है, वो तो ठीक है, ठीक है। किसका इस्तेमाल अंकुरण अवस्था में पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, आप ट्रैक्टर से इस तरीके से करते हो, कहीं पर एरो चलाते हो, कहीं ट्रैक्टर से चलाते हो, कहीं फाड़े चलाते हो, ठीक है, हाथ से भी करते हो, तो उसको आप बोलते हो मेरे दोस्तों कुदाली करना, कल्टीवेटर करना, हल चलाना। डी ऑप्शन हो, कल्टीवेटर और प्लो, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। कल्टीवेटर, आजकल जुताई जो है ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर से की जाती है। मिट्टी को उलटने पोला करने की प्रक्रिया आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पे बोला गया है कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन कल्टीवेटर। जुताई जो है, जुताई के लिए पूछा, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? तो कल्टीवेटर का भी प्रयोग करते हैं, वैसे सीड सीड ड्रिल का भी प्रयोग करते हैं भाई, दोनों के दोनों आ जाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों लगाओगे आप। बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? कल्टीवेटर का भी, और सीड ड्रिल का भी आप प्रयोग करते हो। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। देखिए, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि हमें पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। भाई आप गोबर खाद डालते हैं, बिल्कुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, तो इनमें से गलत कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, ये गलत है भाई। सेकंड वाला इसके अंदर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, आपको फसल चक्रण तो आपने सुना होगा भाई। फसल चक्रण, फसल चक्रण का मतलब है कि आपको अलग अलग प्रकार की फसल उगाते रहनी चाहिए। लगातार एक ही फसल उगाने से आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। मिट्टी की क्या हो सकती है? उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। बाकी इसके अंदर क्या है? पहला वाला सही है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के अंदर क्या हो सकता है? उर्वरकों का अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे तो मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा? Excessive use of fertilizer can cause in the soil. Excessive use of fertilizer does not replenish organic matter.
उर्वरकों के अधिक प्रयोग से कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं होती, सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। बिल्कुल सही है भाई, ज़्यादा अगर आप उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर अगर डालोगे, ज़्यादा स्प्रे वगैरह वगैरह ये सब करोगे, ठीक है। देखिए, वैसे तो उर्वरक के प्रयोग से बहुत सारी आजकल उपज यानी कि पैदावार तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो पहले वो अनाज होता था, लेकिन और आज के टाइम में बहुत चेंजेज आ गया है, यानी कि केमिकल ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। और इसी वजह से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो गई है, ठीक है। और ये जल प्रदूषण भी बन गया है इसकी वजह से। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादातर जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गोबर का खाद वगैरह वगैरह डालते रहना चाहिए, ठीक है। और दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। जैसे आपने गेहूँ लगाई, गेहूँ के बाद में धान लगाते हो तो कुछ समय के लिए खेत को खुला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे-छोटे जो जीव हैं, उनका जो जीवन चक्र है वो बना रहता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर वो पैदा हो जाते हैं उस टाइम के अंदर। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करोगे भाई उर्वरकों का, तो उनका जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाएगा, और सूक्ष्म जीव ही अगर नहीं रहेंगे मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट बताइए, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का तरीका क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, फसल चक्रण, खाद का उपयोग, दोनों। तो दोनों के दोनों आ जाएगा भाई। क्रॉप रोटेशन, फसल को बार बार रोटेट करता रहना चाहिए, अलग अलग उगाते रहना चाहिए। यूज ऑफ मैनर, खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैविक खाद का, गोबर की खाद का, कंपोस्ट, मिट्टी जो रहती है उसके अंदर ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ, उससे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, ज़्यादा पोषक तत्वों से मिलते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इसे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बनी की बनी बनाई रह जाती है। नेक्स्ट, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, ऐसा क्यों? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी, इसे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इसे मिट्टी भुरभुरी और सरंदर हो जाती है, यानी कि सोइल क्रम्बी और पोरस हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इस जैविक खाद इसे मित्र जीवाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ इट्स मेन रीजन, भाई इसमें से पूछा कि इनमें से कौन सा इसका मेन रीजन रही है। भाई जैविक खाद से जीवाणुओं की संख्या के अंदर कमी नहीं होगी, यानी कि किसान जो मित्र हैं, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उसके अंदर कमी नहीं होगी। अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करोगे तो मिट्टी की जो जल धारण की जो क्षमता है, इट इंक्रीज दी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सोयल, ये भी सही बात है। मिट्टी भुरभुरी और सरंदर हो जाती है, सोयल क्रम्बली हो जाती, पोरस हो जाती है, जिसके कारण जो गैस है, जो गैसों का एक्सचेंज है वो इजिली हो जाता है। ये रिड्यूस द नंबर ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। जैविक खाद की मिट्टी से इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल, ये भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन इसके अंदर इसका मुख्य कारण नहीं है। नेक्स्ट, पौधों में जल का उपयोग पर विचार कीजिए भाई, ठीक है। पौधों में जल के उपयोग पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपको सत्य नजर आ रहा है। सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट इन ड्राई कंडीशन, सही बात है। बोले कि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, बिल्कुल शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता बीजों का अंकुरण। पौधों में लगभग 90% जल होता है, अबाउट 90% ऑफ ए प्लांट इन वाटर, ये भी सही है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट अलोंग विद मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर, पौधे की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर सत्य हैं, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट मेरे दोस्तों। जल आवश्यक है बीजों के अंकुरण के लिए, भाई जल की आवश्यकता होती है। शुष्क स्थिति के अंदर ये नहीं हो सकता है, ड्राई स्टेट के अंदर। शुष्क क्षेत्र में असमतल भूमि सतह के साथ खींच की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सींच करने की, सिंचाई करने की। विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट स्टेबल विद अनइवन लैंड सरफेस इन एरिड रीजन, यानी कि जहां पर भूमि असमतल भूमि है, ठीक है, जहां पर असमतल भूमि है, अनइवन लैंड सरफेस है, तो वहां पर विधि कौन सी अपनाई जाती है? छिड़काव विधि, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम इसको बोलते हैं, छिड़काव तंत्र।
और जो स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है, छिड़काव का जो विधि है, उसका प्रयोग असमतल, जहाँ पर असमतल भूमि है उसके लिए किया जाता है। जहाँ पर जल की मात्रा यानी कि जल कम मात्रा के अंदर उपलब्ध है वहाँ पर किया जाता है। पाइपों का जो ऊपरी सिरा है, नोजल लगे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और वो पाइप जो है फवारा यानी कि छिड़काव करते रहते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, सिंचाई की निम्नलिखित में से किस विधि में पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास जाता है? देखिए आपको इमेज से दिख रहा होगा, बहुत बार आप पौधों के अंदर, पौधों के जो आपने पौधे लगाए हैं उसके अंदर हाथ से सिंचाई करते हो, ऐसा हाथ से सिंचाई करना, उसके अंदर पानी डालते हो और बूंद बूंद ऐसे पानी जाता है। एक आप यहाँ फोटो के अंदर देख रहे होगे फवारा प्रणाली, एक यहाँ पर पार्श्व चाल सिंचाई जो आप नॉर्मल करते हैं भाई अपने खेत में, एक है ड्रिप प्रणाली। इमेज के अंदर आप देख रहे होंगे तो बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास में गिरता है। तो सिंचाई की कौन सी होती है विधि होती है? वो होती है ड्रिप प्रणाली। जैसे आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे ड्रिप प्रणाली, ठीक है, ड्रिप सिस्टम उसको बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। जितने भी फल वाले पौधे हैं, फलदार जो पौधे हैं, बगीचे हैं, पेड़ हैं, उनको पानी देने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है ये। पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी ज्यादा मात्रा जल की वेस्ट नहीं होती है। जल की कमी वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए अच्छी विधि है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, शुष्क क्षेत्र में असमतल भूमि सतह के साथ सींच की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सींच की सबसे अच्छी विधि, ठीक है। छिड़काव लोन कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम है वो बोला कि यूजफुल है लोन्स के लिए, यानी कि जो बागान है, कॉफी कल्टीवेशन है, एंड मैनी अदर क्रॉप्स। छिड़काव सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरीके से होता है, अगर आपने देखा हो जैसे फुहारे चलते रहते हैं। और ड्रिप इरिगेशन ये होता है। ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट मेथड ऑफ गिविंग वाटर टू फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन इसके अंदर बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पूछा गया है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। मैनी अदर अनवांटेड प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन द फील्ड अलोंग विद द क्रॉप्स। दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। सही है भाई, ठीक है। आपने जैसे खेतों में देखा होगा, ऐसे आपने फसल लगाई है और ये देखो यहाँ पे क्या उड़ गए हैं? खरपतवार उड़ गए हैं। फिर आप उसको जो है हाथ से निकालते हो या काटते हो। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पोषण एवं बीज बनने से पहले का होता है। पुष्पण एवं द बेस्ट टाइम फॉर रिमूविंग वीड्स इज बिफोर दे फ्लावर एंड प्रोड्यूस सीड्स। तो दोनों के दोनों कथन सही है भाई। ऑप्शन नंबर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई आप देखे होंगे, बोल रहे कि भाई जो घास है वो बैल, गेहूं की बैल आने से पहले या जब आप धान लगाते हो उसके अंदर जो खरपतवार उग जाते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं अनवांटेड, तो उनको हाथ से निकालते हो। कब निकालते हो? फसल की पकाई से पहले, उसके ऊपर फल आने से पहले। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर घुसोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा, कम पैदावार होगी। कम पैदावार क्यों होगी? क्योंकि फसल जो फली रहती है वो गिरती रहेंगी, ठीक है। खेत से खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड। उसको क्या बोला जाता है? उसको निराई बोला जाता है। उसको निराई बोला जाता है, यानी कि वीडिंग बोला जाता है। वही ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। जैसे आप बोलते हैं ना, मैं तो खेतों के अंदर निराई करने के लिए जा रहा हूँ, तो खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं, ठीक है, निराई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो खरपतवार हैं जो उग जाते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं फसल के अंदर उग जाते हैं, तो अनवांटेड प्लांट जो फसल को पानी मिलना चाहिए, ठीक है, तो पूरी फसल को नहीं मिल पाता, वो खरपतवार ले लेते हैं पानी, ठीक है। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी के अंदर वो खरपतवार ले लेते हैं, तो इसलिए कम पैदावार होती है, तो फसल की वृद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और कुछ खरपतवार कटाई जब करते हो आप, उसके अंदर भी बाधा डालते हैं। गेहूं के अंदर अगर ज्यादा खरपतवार होगा तो उस गेहूं के साथ में बड़ा होगा। जब गेहूं काटोगे, बीज आएंगे, दाना आएगा, तो उसके अंदर भी साथ में मिल के आएंगे वो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है भाई वो जो खरपतवार है, क्या पता वो विषैले हों, जहरीले हों, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निराई बोलते हैं उसको। 2,4-D क्या है? 2,4-D ये तो आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा 2,4-D। 2,4-D ऑप्शन नंबर 1 खरपतवार नाशी, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं? विडिसाइड बोलते हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं, ठीक है।
देखिए रसायन के रूप में, यानी कि आप इसका एक दवाई के रूप में खरपतवार नियंत्रण, जब जहाँ पर फसल में ज्यादा खरपतवार अनवांटेड प्लांट जब फसल के अंदर उग जाते हैं तो आप क्या काम करते हैं, उसके अंदर 2,4-D डाल देते हो, ठीक है, यानी कि एक स्प्रे डाल देते हो जिसका उपयोग खेतों में अवांछित खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन इससे क्या होती है, खरपतवार तो मर जाते हैं, खरपतवार तो अनवांटेड प्लांट्स तो मर जाते हैं, लेकिन फसल को कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। तो फुहारा यानी कि स्प्रे जिसको आप करते हैं, छिड़काव करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, खरपतवारनाशी है। अनाज फसल को पकने में लगभग कितने महीने का समय लगता है, अनाज फसल को पकने में लगभग कितने महीने का समय लगता है, 3 से 4 महीने तो लगते ही है भाई, ठीक है, 3 से 4 महीने लगते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जैसे मान के चलो आपने अभी जून में या जुलाई में धान बोते हो तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक काट लेते हो तो 3 से 4 महीने तो लगते ही है, 5 से 6 महीने तो नहीं लगते, क्योंकि बीच में आप फसल को थोड़ा छोड़ते भी हो। जैसे आप दिसंबर में नवंबर में अगर लगाते हो, अगर आप नवंबर में लगा रहे हो गेहूं तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल में तो काट ही लेते हो, तो 3 से 4 महीने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, विनोइंग विधि के द्वारा कौन सा पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द विनोविंग मेथड, विनोविंग मेथड के द्वारा क्या अलग किया जा सकता है, अनकण और भूसे का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। यानी कि जो भूसा रहता है, जैसे आपने देखा होगा फटकने विधि गांव में करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं उधर की हवा चल रही है, चलिए हवा के अंदर बरसा के लेके आते हैं गेहूं को, जब गेहूं के अंदर गेहूं निकाल के लेके आते हो तो उसके अंदर ज्यादा क्या आ जाती है, मिट्टी भी मिल के आ जाती है, भूसा भी उसके अंदर मिल के आ जाता है। तो विनोइंग वह विधि है जिसमें हवा की सहायता से हल्के कण उड़ जाते हैं और भारी कण नीचे गिर जाते हैं, फटकना जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज के अंदर भी देख रहे होंगे, अन्न अलग से निकल जाएगा, मिट्टी निकल जाएगी और भूसा निकल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से असत्य कथन की पहचान करनी है। भाई गलत कथन बताना है कौन सा इसके अंदर से, ठीक है। गलत कथन कौन सा है, भंडारण से पहले दोनों को धूप में सुखाना आवश्यक है, इट इज नेसेसरी टू ड्राई द ग्रेन्स इन द सन बिफोर स्टोरेज। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर गेहूं आपने कच्ची निकाल दी, ठीक है, अगर गेहूं अभी तक अच्छी तरीके से पकी नहीं थी और आपने निकाल दी गेहूं को, अगर आप उसको ड्रम में डाल देते हो कच्चे ही गेहूं को, तो क्या हो जाएगा भाई, वो खराब हो जाएगी, खमी आ जाएगी उसके अंदर। तो भंडारण से पहले, स्टोर करने से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, सही बात है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है भाई, जब आप ताजा कोई फसल लेते हो उसके अंदर नमी की मात्रा ज्यादा होती है। द मॉइस्चर कंटेंट इन द फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप इज हाई, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों में किया जाता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ सीड इज डन इन सिलोस, ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। यानी कि तीनों के तीनों सही हैं भाई, तीनों के तीनों कथन इनमें से सही है, असत्य कथन इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सियालो का मतलब होता है, साइलो का मतलब होता है भंडारण, जो भंडार बड़े बड़े भंडार गृह हैं उनके अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का उदाहरण कौन सा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये फंगी है, ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआ है, ये शैवाल यानी कि एल्गी है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, 1 2 3 4, तीनों के चारों भाई इसके अंदर सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल, चारों के चारों इसके अंदर क्या है, उदाहरण है किसके भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है इसके अंदर। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। विषाणु वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विषाणु यानी कि जो वायरस होते हैं वे भी सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये वायरस है, ठीक है। तो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं लेकिन अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, ठीक है। और वो केवल एक परपोषी होते हैं, परपोषी मीन्स आप बोल सकते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, जो जीवाणु या किसी अन्य पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जैसे आपको जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू आ गया, खांसी हो गई, ये किसके कारण होते हैं, सब वायरस के कारण ही होता है, ठीक है। पोलियो, खसरा, ये भी ज्यादातर कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा,
ये भी किसके कारण होता है? वायरस। और एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, बताइए वायरस से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? पोलियो हो गया, खसरा हो गया, जुकाम हो गया, खांसी, ये सब वायरस से होने वाले हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन ए होस्ट, दे रिप्रोड्यूस इन बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल सेल। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है अतिसार एवं मलेरिया वायरस द्वारा होते हैं। डायरिया एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय वायरस, ये गलत है भाई। डायरिया एंड मलेरिया जो है वो आपके वायरस के कारण नहीं होते हैं। ठीक है, और जो आपका डायरिया है और जो मलेरिया है वो किसके कारण होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, और टाइफाइड और अक्षय रोग जिसको आप टीबी बोलते हैं वो जीवाणु के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड हो गई, टीबी हो गई, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जबकि डायरिया एंड मलेरिया जो है वायरस के कारण नहीं होते, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। सम डिजीज लाइक पोलियो एंड मीजल्स, खसरा, ये भी किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। तो ये भी सही है। तो इसके अंदर गलत कौन सा है? असत्य कथन, सी ऑप्शन इसके अंदर से गलत कथन है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह के अंदर रहते हैं। तो इनमें से सही कौन सा है? दोनों के दोनों सही हैं भाई। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लाइव अलोन, अमीबा अकेला रह सकता है, जैसे आपको इमेज के अंदर देख रहे होंगे। लेकिन जो कवक है, जो फंगी है और जो बैक्टीरिया है, जैसे यहाँ पे ये जीवाणु है, खमीर, यीस्ट जिसको आप बोलते हैं, कवक है, ये एक समूह के अंदर रहते हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे जीव, बहुत छोटे जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और एक ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव है जो दूसरे सजीव जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसके अंदर कौन सा रहेगा? दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी रिजल्टिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक यानी कि फंगी, शैवाल या प्रोटोजोआ। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा भाई इसके अंदर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ए ऑप्शन ये आपका करेक्ट रहेगा। देखिए, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो सब्जियों का छिलका है, कोई जंतु प्राणी है उसका अवशेष है, उनका उपयोग जो है जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। उनके अंदर क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में, यानी कि बैक्टीरिया का उपयोग औषधि उत्पादन में, खेती में मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग तो आप करते हो, नाइट्रोजन डालते हो उसके अंदर, जिसको आप क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हो, रिजल्टिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई, दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? दही किस कौन से बैक्टीरिया के कारण जमती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ऑरियस, या भाई लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या बैसिलस रेडिसिकोला। तो इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसमें से पूछा गया कि दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? आंसर आप इसका होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर दिया करो भाई, सेशन को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, और सभी सीरीज को टाइम से ज्वाइन करते रहो। ये हमारी सीरीज का टाइम है, सुबह 7 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास मिलती है। ठीक है, और 230 रुपीज़ में आप कंप्लीट PDF हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।